99 परसेंटाइलर और एक 97 परसेंटाइलर में बस यही फ़र्क होता है। रियल लाइफ़ में 50-50 वाली सिचुएशन में बेट नहीं लेते, बट कैट में आप ये लेने को तैयार हो। 23 मॉक्स जो एनालाइज़ किए हैं, उनमें से आज तक 23 में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि चारों आरसी मैंने करे हों। कितने लोगों को पहला पैसे छोड़ने में प्रॉब्लम होती है? ऑनेस्टली बताओ। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल सेक्शंस। क्वांट, एलआरडी, वीआरसी बिना एक भी मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। ओवरऑल 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं? तो दोबारा से कोई डेटा देता हूँ आपको। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड टारगेट। द ओनली टारगेट दैट अ सीरियस एस्पिरेंट शुड हैव इज आई वुड प्रे कि ऐसा वीआरसी आए कि धुएं निकल जाएं लोगों के। हेलो एवरीवन, सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तो मैं आ गया इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लेके। अब आपको बता दूं कि आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू एक्चुअली अटेम्प्ट मॉक्स और पर्टिकुलरली वीआरसी सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ मॉक्स के बारे में बात की थी। इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई सजेस्ट यू सी दैट वीडियो फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं, और लास्ट वीडियो वुड बी अबाउट फ्लक्चुएशन इन मॉक्स कोर्स। आई एश्योर यू ये सारी की सारी वीडियो आपको इसी वीक्स में दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक वीडियो एक वीक में दे रहा हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं, इनफैक्ट हम मॉक का कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, तो देयर आर थ्री थंब रूल्स जिनका हमको ध्यान रखना होता है। पहला, आर एम इज टू मैक्सिमाइज द परसेंटाइल। अब कोई बोलेगा क्या बात है सर, कितनी बड़ी बात कर दी, हमको तो पता ही नहीं था। नहीं, आपको पता ये नहीं है कि आपको परसेंटाइल मैक्सिमाइज करनी है, परसेंटेज मैक्सिमाइज करनी नहीं, दोनों में फर्क है। क्या है बताऊंगा। दूसरा, हमको ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है ओवर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो हमारे लिए सारे क्वेश्चंस इक्वल नहीं होते। और तीसरा, हमको किसी भी सेक्शन के एंड यानी किसी भी सेक्शन के आखिर तक जरूर पहुंचना है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इन तीनों रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल मैंने आपको बोला कि हमको अपनी परसेंटाइल मैक्सिमाइज करनी है, परसेंटेज नहीं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है यार कि दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ए, जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सही करना है, गेट एज मेनी क्वेश्चंस राइट एज यू कैन। दूसरा, गेट एज फ्यू क्वेश्चंस रॉन्ग एज यू कैन। ये दूसरी वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम यू लीव अ क्वेश्चन जो आपको -1 देने वाला था, यू आर इफेक्टिवली मूविंग अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। इमेजिन करो सारे स्टूडेंट्स अगर एक लाइन में खड़े हैं और सब एक एक कदम पीछे ले लेते हैं, तो आप तो उनसे इफेक्टिवली एक कदम आगे हो गए ना। This is exactly what happens when you choose to leave a difficult question, when you are sensible enough to leave a difficult question or to leave a question जो आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको लेके श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं काफ़ी बार ये बात बोलता हूँ कि एक 99 परसेंटाइलर और एक 97 परसेंटाइलर में बस यही फ़र्क होता है कि 99 वाले को पता होता है कि कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, 97 वाले को ये नहीं पता होता। अदरवाइज़ इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस वो दोनों बराबर है। दोनों 15-15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सेम टेस्ट में। फ़र्क ये है कि 99 वाले को पता है कि ये वाले 15 करने हैं और ये वाले छोड़ने हैं, 97 वाले को ये नहीं पता। जैसे एक अपन कहते हैं ना कि मनी सेव्ड इज अ मनी अर्न्ड, तो ये कुछ वैसा सा है कि जो आपने बचा लिया, जो आपने गलत नहीं किया, इज एज गुड एज कि आपने मार्क्स कमा लिया। ओके, अब यही चीज आपको एक जगह और अप्लाई करनी होती है। जब आप एक क्वेश्चन आपने एक हाथ डाल दिया एक सवाल में, और उसमें हाथ डालने के बाद आपको 2 मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद आपको समझ में आया कि नहीं यार ये नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करते हो? आपको लगता है कि देख यार इसमें मैंने 1.5-2 मिनट तो दे ही दिए, अब अगर मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ तो टोटल लॉस हो गया ना। इसी को संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं दोस्तों, कि क्योंकि आपने 1.5 मिनट लगा दिए तो कुछ ना कुछ तो मार्क करके जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो का भतीजा हूं, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। नहीं भाई, आप 1.5 मिनट ऑलरेडी गवा चुके हो, कम से कम इसमें -1 मतलब कम से कम इसमें मार्क्स मत गवाओ। दूसरी एक गलत साइकोलॉजिकल चीज जो लोग करते हैं वो होती है कंपल्सिव अटेम्प्टिंग, कि भाई मतलब मैं सोच के आया हूं कि इतने क्वेश्चन तो मार्क करूंगा ही करूंगा। इस पे मैं आपसे थोड़ी देर में आता हूँ। वन बिग प्रॉब्लम दैट पीपल हैव इज दैट दे गेट इनटू दैट मोड कि यार मैंने 2 ऑप्शन बाहर कर लिए, 2 ऑप्शन बचे हैं तो आंसर ही नहीं में होगा। यानी 50% चांस है कि मेरा ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कुछ भी मार्क कर देता हूँ, देयर इज अ 50% चांस आई गेट इट राइट। इज 50% गुड इनफ फॉर यू? चलो, रशियन रोलेट का नाम सुना है आपने? जो आप फोटो देख रहे हो ये स्क्विड गेम से लिया है मैंने। रशियन रोलेट बेसिकली क्या होती है, आप एक बंदूक में लग से 3 गोलियां डाली, आपने रिवॉल्वर इनफैक्ट जिसमें 6 खाने होते हैं, तो 3 खानों में आपने गोली डाली, और वो आपने शायद एक मूवी में भी देखा होगा ना, एक रिवॉल्वर ली, उसमें 3 गोली डाली और 3 घर खाली, माथे पे लगा ली और यूं चला ली, जो जीता वो जिंदा, जो हारा वो मुर्दा। सोचो अगर ये आप रियल लाइफ में अगर आप करो, 3 गोलियां डाली और 3 खाली हैं और आप अपने माथे पे लगा के चलाओ, देयर इज अ 50% चांस दैट यू वुड सर्वाइव। वुड यू एवर बेट योर लाइफ ऑन इट, चाहे कुछ भी बदले में आपको मिल रहा हो? अच्छा, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया। चलो अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ, 50% चांस होता है हेड्स के आने का। इज 50% गुड इनफ फॉर यू? मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो 1 लाख रुपए आप दाव पे लगाओ, एक या तो डबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या आप 50% के बेसिस पे दाव पे लगाओगे? एक और चीज़ मुझे बताओ, अगर 50% प्रोबेबिलिटी है, कोई बोले कि सर 2 क्वेश्चन में मैं 50-50 श्योर था, तो मैंने दोनों में तुक्का मार दिया भाई, मतलब अगर मैं देखूँ 2 में से 1 भी सही हो गया बाय प्रोबेबिलिटी, तो मेरे को +3 -1 मिलेगा, तो नेट तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा। अच्छा, अगर हम एक सिक्का जब टॉस करते हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हो कम से कम एक बार तो हेड आएगा ही आएगा? क्या दोनों बार टेल नहीं आ सकता? अब आप बोलोगे सर ऐसे तो दोनों बार हेड भी आ सकता है, तो फिर तो आपने लक का गेम बना दिया। फिर तो ये रैशनैलिटी का टेस्ट नहीं रह गया, लॉजिक का टेस्ट नहीं रह गया, आपकी प्रिपरेशन का टेस्ट नहीं रह गया, फिर तो ये किस्मत का खेल हो गया। भाई अगर इतना भरोसा है अपनी किस्मत पे, तो फिर कैट आपके लिए नहीं है, आप तो लास वेगास जाओ। लास वेगास नहीं जाना तो कम से कम स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट कर ही लो, तो आप तो किस्मत के धनी हो ना। सोचो, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने लेट्स से इंडी पिंडी पापा शिंडी कोई भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाएगा? 50%। भाई किसी भी स्टॉक की वैल्यू दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, तो 50% चांस है कि ऊपर को जाएगा।
वुड यू बेट योर मनी ऑन दिस 50% प्रोबेबिलिटी? मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप रियल लाइफ में 50% के 50% इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू। रियल लाइफ में 50-50 वाली सिचुएशन में बेट नहीं लेते, बट कैट में आप ये लेने को तैयार हो। तो प्लीज़ इस बात को समझो कि कैट इज़ नॉट अ गेम ऑफ लक, कैट इज़ नॉट अ लॉटरी सिस्टम, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर रैशनैलिटी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर रीज़निंग। सो लर्न टू लीव क्वेश्चंस। मैंने इस साल 23 मॉक्स अभी तक एनालाइज़ कर लिए हैं, 12 करियर लॉन्चर के सीडीसी प्रो और 11 हमारे विनकैट 11। आप जिन स्टूडेंट्स ने हमारी विनकैट की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, आरएम की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, उनसे पूछिएगा, एक आज तक ऐसा मॉक नहीं हुआ जिसमें मैंने कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आरसी के ना छोड़े हों, जो आरसी मैंने किए। एक तो पूरा आरसी छोड़ दिया, आज तक कभी चारों नहीं कर पाया। जो आरसी में करता भी हूँ ना, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि चारों क्वेश्चन उसमें मैंने कर लिए। काफ़ी बार तो मैं 4 में से 3 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ। सो इवन आई लीव क्वेश्चंस एंड दैट डज़ नॉट मेक मी एनी लेस ऑफ अ टीचर, दैट डज़ नॉट मेक मी फील एनी इंफीरियर एज़ अ वीआरसी एजुकेटर। आई जस्ट रियलाइज़ दैट इन ऑलमोस्ट इन एवरी आरसी देयर इज़ एट लीस्ट 1 क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, जो इतने क्लोज़ होते हैं कि एग्ज़ाम प्रेशर और उस एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग में इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं बता सकूँ कि इनमें से ये सही और ये गलत है, तो बस मैं उसको छोड़ देता हूँ। एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली दैट हेल्प्स मी सिक्योर ओवर 99 परसेंटाइल इन द कैट वीआरसी ऑलमोस्ट जितनी बार मैंने दिया है, एंड माय स्कोर कार्ड्स आर पब्लिकली अवेलेबल बाय द वे। ऑलराइट, तो दिस वाज़ अ फर्स्ट रूल, गेस वर्क मत करो, 50-50 वाली मार्किंग मत करो, किस्मत का खेल मत बना दो इसको। दूसरा हमारा रूल ये बोलता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस इक्वल नहीं होते। इनफैक्ट इस दुनिया में ऐसी कौन-सी चीज़ है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इक्वली होती हों? क्या आपके सारे के सारे दोस्त इक्वली अच्छे दोस्त हैं आपके? क्या लाइफ में सारे डिसीजंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं? सारी अपॉर्च्युनिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं? आई कांट थिंक ऑफ एनी कैटेगरी, एनी सेट ऑफ थिंग्स जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। तो क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? ईज़ी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। आप लोग यूँ देखते हो कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इक्वल है, मैं यूँ देखता हूँ कि एक हायरार्की है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईज़ी वाला, फिर उसके बाद मॉडरेट वाला और सबसे बेकार क्वेश्चन है डिफिकल्ट वाला। अंडरस्टैंड कि सारे क्वेश्चन्स के लिए मार्क्स तो वही मिलने हैं, +3 -1, है ना? तो अगर सबके लिए +3 -1 है, तो शुडन्ट माय फोकस बी ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, शुडन्ट आई प्रायोरिटाइज़ द ईज़ी क्वेश्चंस? भाई मेरे लिए तो जो आसान क्वेश्चन है उसने भी 3 मार्क देने हैं, मुश्किल ने भी 3 देने हैं, तो मैं आसान क्यों ना करूँ? क्योंकि आसान क्वेश्चन में टाइम भी कम लगेगा, उसके सही होने के चांसेस भी ज़्यादा है। एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई फॉलो। आई कैन टेल यू कि मैंने 23 मॉक्स जो एनालाइज़ किए हैं, उनमें से आज तक 23 में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि चारों आरसी मैंने करे हों। हमेशा एक आरसी छोड़ता हूँ। जो आरसी करता हूँ, उनमें भी यूजुअली एक क्वेश्चन तक ऑन एन एवरेज छूट जाता है। मैंने कोई कसम नहीं खा रखी कि मैं 4 क्वेश्चन तो नहीं करूँगा। कभी-कभी होता है चारों करने वाले मिल जाते हैं, अटेम्प्ट कर देता हूँ चारों। बट काफ़ी बार मुझे ऐसा नहीं भी मिलता, ठीक है? अब आपको भी ये समझना है कि हर क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती। यू वन्स यू रीड अ क्वेश्चन, यू नीड टू असेस कि मेरी इस क्वेश्चन की सही होने करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी प्रोबेबिलिटी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगी। मतलब हो सकता है कि किसी और के लिए ये ईज़ी क्वेश्चन हो, मेरे लिए ये मॉडरेट है, किसी और के लिए मॉडरेट होगा, मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ माय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन राइट, और मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन्स को छोड़ना आना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली विनकैट 11 की एनालिसिस करी, सीडीसी प्रो की करी, सब में मतलब ऐसा था कि ऑलमोस्ट 4 में से मैं सब सब में ही 3 ही क्वेश्चन कर पाता था, 1 क्वेश्चन छोड़ने वाला मिल ही जाता था, ठीक है? आपको पैसेज छोड़ने में प्रॉब्लम होती है क्या? कितने लोगों को पहला पैसेज छोड़ने में प्रॉब्लम होती है? ऑनेस्टली बताओ। आपके साथ ये होता है कि सर पहला नहीं छोड़ा जाता, पहला सेट, पहला पैसेज, पहला इश्क। अरे पहला इश्क थोड़ी है। पहला इश्क जब आप होता है तो आपको पता थोड़ी होता है कि 4 और आएँगे इसके बाद, तो ठीक है उसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। यहाँ तो आपको पता है ना कि इस पैसेज के बाद 3 और हैं एटलीस्ट। यहाँ तो आपको पता है कि इस सेट के बाद 3 या 4 सेट और हैं। तो अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज़ कोई पहला क्वेश्चन या पहला पैसेज या पहला आरसी है, तो उस वाले साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं फँसना कि अरे तो बोनी ही खराब हो गई। ये तो मतलब पहला कदम ही गलत पड़ गया, नहीं। आई हैव मेनी अ टाइम्स लेफ्ट द फर्स्ट पैसेज एंड अगेन मेरा सिस्टम ऐसा है, मैं एक 6 स्टेप प्रोसेस है मेरा आरसीज़ का, वो फॉलो करता हूँ, जो 2 मिनट में मुझे बता देता है कि कौन-सा करने वाला पैसेज है, कौन-सा छोड़ने वाला। अब अगर पहला पैसेज मुझे पता लग गया फर्स्ट 2 मिनट्स में कि छोड़ने वाला, तो मैं पहले वाले को छोड़ दूँगा। अगर पहला करने वाला मिला तो पहला वाला करूँगा। तो अगेन बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच कि ऐसा भी नहीं है कि पहला पैसेज करना ही करना है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहला छोड़ना ही छोड़ना है। हर पैसेज को हम उसके मेरिट पे डिसाइड करेंगे, सेम फॉर क्वेश्चन्स इन क्वांट, सेम फॉर सेट्स इन एलआरडीआई। एंड अगेन दोबारा से वही वाली बात, संक कॉस्ट मेथोडोलॉजी आरसीज़ में और एलआरडीआई से सेट में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। बेसिकली क्या होता है कि एक सेट में आप घुस गए, एलआरडीआई का सेट है, अब आपने 5 मिनट लगा दिया, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे को नहीं पता आगे कहाँ जाना है, बट आप उसमें बैठे रहोगे। द सूनर यू एग्जिट दिस एलआरडीआई द बेटर। एक गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दी, आपको पता लग गया कि ठीक है भाई इसमें गलत आ गया, नहीं लगाना था पैसा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। सेम फॉर आरसीज़ एज़ वेल। ऑल्दो अगर आप मेरा 6 स्टेप प्रोसेस ठीक से यूज़ करोगे, आप गलत आरसी पिक करोगे ही नहीं, कभी गलत नहीं पिक करोगे। इसकी यही खासियत है मेरे 6 स्टेप प्रोसेस की, 2 मिनट में बता देता है कौन-सा करने वाला पैसेज है, कौन-सा छोड़ने वाला। अब आपके पास अगर हमारी विनकैट की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो भी हमने एक फ्री मॉक, एक ऑल इंडिया लेवल फ्री विनकैट रखा था, जिसकी आप टेस्ट भी दे सकते हो वो, और उसकी एनालिसिस भी देख सकते हो हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप पे जाके, ठीक है? ऑलराइट, इसी के साथ आ जाते हैं तीसरे रूल पे। मेरा तीसरा रूल ये बोलता है कि यार हमको हमेशा सेक्शन के एंड तक ज़रूर पहुँचना है, कोई भी सेक्शन हो। अगर मैं उस सेक्शन के एंड तक पहुँच गया ना, तो आप मान के चलो कि इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि अब मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो ही हो जाएगी। मेरी कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सेक्शन के एंड तक कैसे पहुँचूँगा? एक
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो किसी शादी में गए, जैसे मैं अब तो खैर कम जाता हूँ, पहले जब जाता था, तो मैं शादी में केवल एक रीज़न से जाता था वहाँ पे खाने के लिए, डफने के लिए। और मेरी कुछ-कुछ मेरे उसूल हैं, मेरे कुछ आदर्श हैं शादी को लेके। एक आलू को हाथ नहीं लगाता मैं। इनफैक्ट मैं लानत भेजता हूँ लोगों पे जो शादी पे जाके हनी चिली पोटैटो और फ्रेंच फ्राइज़ और आलू, आलू खाने आए हो शादी में, घर में नहीं मिल जाता आलू तुम्हें। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो 25 काउंटर है, तो मैं स्टार्ट करूँगा एक काउंटर से, मेरा एम है कि मेरे को लास्ट तक पहुँचना है, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पेट रास्ते में भर गया। तो इसी तरीके से आप भी जब कैट देते हो तो टाइम जो है वो आपके पेट की तरह है और जो क्वेश्चंस हैं वो स्टॉल की तरह है। तो आई मस्ट रीच टू द लास्ट स्टॉल, कल को ये ना हो कि अरे यार, ओ लास्ट वाले में नहीं गया, वो पिज़्ज़ा तो वही मिल रहा था पागल। तो मैं एक-एक करके स्टॉल बाय स्टॉल जाऊँगा और मैं देखूँगा नहीं, 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 ये नहीं, ये हनी चिली पोटैटो नहीं, नहीं, ये स्प्रिंग रोल नो, 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 ये पनीर टिक्का चल ये थोड़ा लेते हैं, ये चाप आइटम चल 1 पीस ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से ना आपको चूज़ी होके चलना है। जब तक आप चूज़ ही नहीं होगे, आप कभी भी सेक्शन के एंड पे पहुँच ही नहीं पाओगे कैट में। आई कैन एश्योर यू दोस्तों, ये वो वाले एग्ज़ाम है कैट, ज़ैट, जिसमें जो आपके जो एजुकेटर हैं, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी सारा का सारा क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने आज तक, और मैंने मल्टीपल टाइम्स कैट दिया, मैंने आज तक कभी सारे क्वेश्चन्स नहीं कर पाया। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई एलआरडी एजुकेटर ये बोल देना कि मैं सारे सेट सॉल्व कर लेता हूँ, वो झूठ बोल रहा है। पॉसिबल नहीं है कि कोई सारे सेट सॉल्व कर दे। और आई इंक्लूड द टॉप एलआरडी एजुकेटर्स इन कैट कोचिंग इंडस्ट्री, जिनका आपने नाम सुना, आप उनसे खुद कन्फर्म कर लेना, उनसे पूछ लेना। क्वांट का आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी कोई कर लेता होगा ईज़ी केस में, बट एलआरडीआई, वीआरसी आई कैन गारंटी यू कि जो एजुकेटर्स हैं वो भी नहीं कर पाते। और क्वांट में भी कुछ-कुछ तो ऐसे सेट हुए हैं, जैसे कैट 23 था, मुझे नहीं लगता कोई एजुकेटर भी सारे क्वेश्चन कर पाया होगा इन द एग्ज़ाम। वो बाहर आके इन द एब्सेंस ऑफ टाइम लिमिट ज़रूर कर ले, अदरवाइज़ ड्यूरिंग एग्ज़ाम नहीं कर सकता। तो अगर आपको सेक्शन के एंड पे पहुँचना है, कैट जैसे, ज़ैट जैसे एग्ज़ाम में, द ओनली पॉसिबिलिटी, द ओनली वे इज़ दैट यू हैव टू बी चूज़ी कि कौन-सा करना है, कौन-सा नहीं करना। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आपको याद दिला दूँ, आपको बता दूँ कि मेरा वीएआरसी वीक है, इसी वीक हो रहा है। 4th, 6th एंड 8th नवंबर, ये 3 डेट्स हैं। यूट्यूब पे सेशन कराने वाला हूँ आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊँगा, फ्रेश क्वेश्चंस कराऊँगा। 9 पीएम इसकी टाइमिंग रहेगी, मिस मत करिएगा। काफ़ी वैल्यू इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ आप लोगों के। ओके, अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर ये जो आपने 3 रूल्स बताए बहुत अच्छी बात बताई, बट इसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली अप्लाई किस तरीके से करना है? तो लेट्स लुक एट दैट कि हम किस तरीके से हमको मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले एक वो स्ट्रैटेजी ले लेते हैं जो गलत स्ट्रैटेजी, जो नहीं लगानी चाहिए। लेट्स से अभी आप यूँ करते हो कि मेरे सामने जैसे-जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे-वैसे करते जाएँगे। आप में से शायद कुछ लोग ये करते भी हों कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, फिर 2 सॉल्व किया, फिर 3 सॉल्व किया। इस तरीके से जैसे-जैसे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आया, मैं हर ऑर्डर में सॉल्व करता गया। अब ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, दिस इज़ परफेक्टली फाइन, इट वर्क्स परफेक्टली वेल एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व द एंटायर पेपर। जैसे सीमैट एग्ज़ाम है, जैसे आपका इवन आई वुड से टू अ गुड एक्सटेंट आई वुड से एसआरसीसी है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स में ये वाली स्ट्रैटेजी लगाओगे तो इट वुड वर्क, मतलब इट्स फाइन टू अ गुड एक्सटेंट। सीमैट में तो एब्सोल्यूटली वर्क करेगी। इट एब्सोल्यूटली डज़न्ट वर्क इन एग्ज़ाम्स लाइक स्नैप एंड एग्ज़ाम्स लाइक कैट एंड ज़ैट। तो इमेजिन करो, अगर लेट्स से मैं क्वांट सेक्शन की बात कर लूँ, 22 क्वेश्चंस हैं आपके पास और आप एक-एक करके अटेम्प्ट कर रहे हो। पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, लेट्स से इस तरीके से आपने 15 क्वेश्चन किए और आपका टाइम खत्म हो गया। तो यू वर एबल टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। येस, नॉट बैड अटेम्प्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर कम है। बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके जो क्वेश्चन छूट गए, एक्चुअली में आपको लगेगा कि 7 क्वेश्चन छोड़े, आपने 7 क्वेश्चन छोड़े नहीं। ये 7 क्वेश्चन वो हैं जो छूट गए, मतलब आपको ये 7 क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिले। अब मुझे बताओ, इज़ इट पॉसिबल कि जो 7 क्वेश्चन आपके छूट गए, इनमें से कुछ क्वेश्चन्स आसान हो, कुछ क्वेश्चन्स काफ़ी आसान हो? बिल्कुल पॉसिबल है। जो 15 क्वेश्चन आपने किए, इज़ इट पॉसिबल कि इनमें से कुछ क्वेश्चन्स काफ़ी मुश्किल हो? येस, बिल्कुल। वो जो क्वेश्चन्स मुश्किल थे, उनमें आपका टाइम लगा, वो एक लॉस है, उसमें -1 मिला, वो भी एक लॉस है। बट मेरा मानना है उससे ज़्यादा बड़ा लॉस ये है कि जो 7 में से कुछ डूएबल या ईज़ी क्वेश्चन थे, वो छूट गए। तो इंस्टेड हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सेकंड वाली स्ट्रैटेजी देखो, अब से ना आपको किसी भी सेक्शन को फेजेज़ में यानी राउंड्स में कवर करना है। जैसे आपके पास सेम मैं मान लेता हूँ 22 क्वेश्चंस है और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है इस 22 क्वेश्चंस के लिए। आपको क्या करना है? पेपर को राउंड्स में करना है। तो सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा। राउंड 1 में आपको क्या करना है? एक-एक करके आपको क्वेश्चन पे जाना है और हर क्वेश्चन को देख के ये पूछना है कि यार, इज़ इट एन ईज़ी क्वेश्चन? आपको ये नहीं पूछना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इज़ इट एन ईज़ी क्वेश्चन? अगर आपका आंसर आता है कि हाँ, ये यार ईज़ी क्वेश्चन है और ये तो मुझे लग रहा है कि आसान है। मतलब इन द फर्स्ट राउंड वी आर गोइंग टू प्लक ओनली द लो लाइंग एपल्स, मतलब ये वो क्वेश्चन है कि ये तो यार, मतलब मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर पाऊँगा। वो वाले क्वेश्चंस करो। कितनी देर लगेगी आपको ये वाले क्वेश्चन करने में? तो लेट्स से मैं अभी के लिए ले लेता हूँ कि आपने इस तरीके से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो अगेन टोटल 22 क्वेश्चंस थे, आप एक-एक करके जाते गए। जो ईज़ी क्वेश्चंस लगे आपने वही किए और इन 8 क्वेश्चंस को करने में लेट्स से आपको लग गए 18 मिनट। अब कोई ये कह सकता है कि सर 8 क्वेश्चन को 18 मिनट कैसे लग गए? तो ईज़ी क्वेश्चन है तो 1 मिनट में भी शायद हो जाए। अब आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं किया जो ईज़ी थे, आपने बाकी क्वेश्चंस को भी पढ़ा, उसमें भी टाइम तो लगता ही है, तो लेट्स टेक 18 मिनट्स। अब आप आ जाओ राउंड 2 पे। अब आप दोबारा से जो क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, यानी कि जो रिमेनिंग आपके 14 क्वेश्चंस हैं, आप उन पे जाओगे और अब की बार आपको ना सिर्फ ये सवाल पूछना है कि यार, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या पूछा था? आर दीज़ ईज़ी क्वेश्चंस? किसी भी क्वेश्चन को देख के पूछते थे कि आसान है कि नहीं। अब की बार बस ये पूछो कि क्या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? जहाँ पे कॉन्फिडेंस आए ना, जहाँ पे लगे कि हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा, आसान भले ही नहीं है, बट मैं कर लूँगा, उसमें हाथ डालो। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन में आप हाथ डालोगे वो इवेंचुअली सॉल्व हो ही पाएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने शुरू किया, आपको लग रहा था हो पाएगा, बट आपको समझ में आ गया एक पॉइंट के बाद 30, 40, 45 सेकंड में कि नहीं यार, ये नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पे स समझ में आ जाए, उससे बाहर निकल जाओ।
कंपल्सिवली मार्क मत करो। आप ये मत सोचो कि नहीं टाइम लगाया तो अब अटेम्प्ट करूँगा ही करूँगा। उस अपने माइंडसेट से बाहर निकलो, संक कॉस्ट मेथोडोलॉजी को छोड़ दो। अब इस तरीके से आपने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन किए, अब लेट्स से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करने में आपके 20 मिनट लग गए, ठीक है? या लेट्स से चलो 20 मिनट ही ले लेते हैं और 20 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन करे? लेट्स से आपने 6 क्वेश्चन ही करे। अब आपके पास 2 मिनट बचे हैं, लास्ट के 2 मिनट में क्या करोगे? अब आपका राउंड 3 आ गया। अब यहाँ पे ना काफ़ी लोग गलती करते हैं कि 2 मिनट बचे हैं, लगाते मार्क ये बी, इसका सी, ये मत करने लगना यार। अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग दैट वी यूज्ड टू डू बैक इन आवर स्कूल एंड कॉलेज एग्जाम्स, क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। सोच के देखो, कॉलेज हमारे टीचर भी बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे कि कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन करके आना, एंड देयर वाज अ गुड रीजन फॉर दैट कि वहाँ पे देयर वाज नो पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर। वर्स्ट केस में 0 मिलेगा, यहाँ पे वर्स्ट केस में 0 नहीं है ना यार, यहाँ पे वर्स्ट केस में -1 है। तो लास्ट का जो राउंड होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि एकदम गोली की तरह फटाफट मार्क कर दो। इनफैक्ट सोचो, जो क्वेश्चंस अभी बचे हैं आपके 14 क्वेश्चंस आपने किए, आपके अभी 8 क्वेश्चंस बचे हैं। ये क्वेश्चंस क्यों बचे हैं? आपने राउंड 1 में क्वेश्चंस इसलिए नहीं किए क्योंकि ये डेफिनिटली ईज़ी नहीं थे, राउंड 2 में इसलिए नहीं करे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आया। सो दीज़ आर वेरी लाइकली टू बी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को तो ये है कि भाई आपके पास अगर 2-3 मिनट बचे हैं तो राउंड 3 में आप देख लो कि इनमें से कौन-सा एक क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले हो। ये वाला ये भी नहीं लग रहा, ये चल आई थिंक ये मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लो, हो गया तो मार्क कर देना, बनी तो बनी, नहीं तो अपनी करी, ठीक है? तो थर्ड राउंड में आना होता है हमको डिफिकल्ट वाले के पास, और वो भी अगर आपका थर्ड वाला राउंड आए। नाउ मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, सच ये है कि आप कभी थर्ड राउंड पे पहुँच ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट सच ये है कि इन मोस्ट केसेस आप सेकंड राउंड के बीच में होगे, सेकंड राउंड कर रहे होगे और आपका टाइम अप हो जाएगा। बट दैट इज़ ओके। अंडरस्टैंड कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में ईज़ी वाले सारे कर लिए और आपने मॉडरेट वाले भी कुछ कर लिए, आपकी कट ऑफ क्लियर तो गारंटीड है। बाकी जितने ज़्यादा मॉडरेट वाले करोगे उतने 99 के पास पहुँचते जाओगे। मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात गारंटी से बता सकता हूँ, बिना एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, ट्रस्ट मी। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल सेक्शंस, क्वांट, एलआरडी, वीआरसी, बिना एक भी मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। अगर आप सिर्फ ईज़ी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को पिक करके उनको हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ना छोड़ना सीख लो। अब ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट अ लॉट मोर क्वेश्चंस। अगर आप देखो तो यहाँ हमारे 14 क्वेश्चंस ही कर पाए हम इवेंचुअली। बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो 14 हमने किए ना, वी आर अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट ऑफ दीज़ 14 क्वेश्चंस। मेरी एक्यूरेसी इन 14 में बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड टू इस वाले 15 में। क्योंकि यहाँ पे आई हैव एक्चुअली पिक्ड द क्वेश्चंस व्हिच आर लाइकली टू बी करेक्ट, जो हमने हमारा एम भी था। और जो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस मेरे आपको लग रहा है ना कि 8 क्वेश्चन तो यार छूट गए, ये 8 क्वेश्चंस छूटे नहीं। ये वो 8 क्वेश्चंस है जो आपने कॉन्शियसली छोड़े हैं। ये वो 8 क्वेश्चंस है जो आप अगर अटेम्प्ट करते भी, तो द चांसेस आर कि आप काफ़ी इसमें गलती करने वाले थे, आपको इसमें ज़्यादा कुछ मार्क्स मिलने नहीं वाले थे। सो आई हाइली रिकमेंड कि ये वाली जो रॉन्ग वाली स्ट्रैटेजी है कि जो क्वेश्चन आता जाएगा करते जाएँगे, सीमैट में आप यूज़ करिए। सीमैट में जितना टाइम चाहिए होता है उससे ज़्यादा टाइम होता है आपके पास। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स लाइक कैट एंड ज़ैट, ये राउंड मैनर में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना होता है। दिस विल एंश्योर कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। दिस विल एंश्योर कि आप ईज़ी वन्स बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। सबसे बड़ा दुःख पता है क्या होता है? जैसे आप कहीं शादी में गए थे और आपने किसी ने बोला, "अरे! तूने कहाँ तक खाया था?" "अरे! वहीं पे रुक गया यार, उसके आगे ही तो असली माल था उसका। अरे! गाजर का हलवा तो वहीं एंड में था।" तो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये लगती है कि ईज़ी क्वेश्चन अगर मेरा छूट गया, तो वो नहीं छूटना चाहिए। और प्लस यू विल हियर चूज़ व्हिच क्वेश्चन टू लीव एंड यू विल एंड अप गेटिंग अ हायर परसेंट। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि सर ये जो आपने स्ट्रैटेजी बताई ठीक है, लग तो रहा है, इट मेक्स सेंस, क्वांट में तो सीधा-सीधा अप्लाई हो सकती है, बट इसको वीआरसी में कैसे अप्लाई करें? क्योंकि वीआरसी में इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं होते, पैसेजेस होते हैं काफ़ी, तो सेम विद एलआरडीआई। तो एलआरडीआई का तो आपको समीर सर बताएँगे, बट वीआरसी में इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको ज़रूर डेमोंस्ट्रेट करूँगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू एड्रेस सम क्वेश्चंस जो आप में से काफ़ी लोगों के मन में चलते रहते हैं। काफ़ी बार मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप्स वगैरह में ही चलता रहता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट टू क्लियर द वीआरसी कट ऑफ। तो इसके लिए थोड़ा-सा डेटा देता हूँ आपको, सिंस यू लव नंबर्स। कैट 2005 में कट ऑफ पता है कितने मार्क्स चाहिए थे कट ऑफ के लिए? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स मतलब बोले तो 4 क्वेश्चन। अगर किसी के 4 क्वेश्चन सही हो गए तो उसकी कट ऑफ निकल गई। अब आप बोलोगे क्या बात है सर, काश ऐसा सेक्शन हमारे पास भी आ जाए। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा वो सेक्शन जहाँ पे 12 मार्क्स में कट ऑफ निकल के आ गई। मज़े की बात ये है कि कैट 2006 में पता है वीआरसी के कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 42 मार्क्स। नाउ जस्ट लुक एट द जंप कि 1 साल 12 मार्क्स चाहिए थे, अगले साल 42 मार्क्स। इमेजिन अगर आप 2007 के स्टूडेंट होते, कैट 2007 के, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अब बताओ आप कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं कट ऑफ निकालने के लिए? इज़ देयर एनी वे टू नो, इज़ देयर एनी वे वन कैन प्रेडिक्ट कि कितने क्वेश्चन अगर मैं कर लूँ तो मेरी कट ऑफ निकल जाएगी वीआरसी सेक्शन में? अब इसी तरीके से अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि अच्छा चलो ये तो बात हो गई आपकी वीआरसी सेक्शन की, वीआरसी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ऐसा लग रहा है। क्वांट का बताओ सर, क्वांट में क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2023 में आपको 8 क्वेश्चन सही करने थे 99 परसेंटाइल के लिए। 8 क्वेश्चंस करेक्ट मतलब 99 परसेंटाइल। अब सोचो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कैट 2023 में सोच के गया था कि मेरे सर ने बताया है मुझे 16 क्वेश्चन करने हैं, 16 अगर मैंने कर लिए 22 में से तो मेरी नाइन, अगर मैंने 16 क्वेश्चन 80% एक्यूरेसी के साथ कर लिए कौन में तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी। इमेजिन करो ये स्टूडेंट को एग्जैक्ट 8 क्वेश्चन आते थे।
22 में से। अगर ये वो 8 क्वेश्चन करके चला आता तो 99 ले लेता, बट इसके सर ने बताया था कि इसको कम से कम इतने क्वेश्चन करने हैं, तो इसने 8 तो सही किए जिसकी वजह से इसकी 99 आ जाती। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसने 8 गलत भी कर लिए जिसकी वजह से इसको -8 मिल गया, तो जहाँ इसकी 99 आनी थी वहाँ पे गिर के आ गया होगा 94, 95 पता नहीं कितने पे। तो नो अंडरस्टैंड द फैलेसी ऑफ प्री डिटर्मिनिंग अ नंबर, एक कि मुझे इतने क्वेश्चन इस सेक्शन में करने हैं और इतने क्वेश्चन ओवरऑल करने हैं। अच्छा, इसी तरीके से ओवरऑल 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं? तो दोबारा से कोई डेटा देता हूँ आपको। कैट 2021 में 99 परसेंटाइल लाने के लिए 97 मार्क्स चाहिए थे। तो ये सारा वैलिडेटेड डेटा है। यू कैन हैव फेथ इन मी ऑन दैट। तो अगर आपने कैट 21 में 97 मार्क्स स्कोर कर लिए ना, तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। कैट 23 में पता है आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? तो कैट 23 में यही नंबर घट के 76 मार्क्स हो गया। मतलब यू नीड 76 मार्क्स। अब मैं ये वाले पर्टिकुलर नंबर्स क्यों ले रहा हूँ कैट 21, 23? एक तो रीसेंट ईयर्स है, दूसरा द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर सेम इन बोथ द कैट ईयर्स। अब अगर मैं कैट 19 को 21 से करूँ सेंस नहीं बनती, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। बट इन दोनों कैट में एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। थोड़ा क्वेश्चन टाइप अलग हो सकता है। 21 में हमको पता है कि आपका सेंटेंस इंसर्शन तब तक नहीं आया था, 23 में सेंटेंस इंसर्शन आने लग गया था, बट अदरवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम थे। अब बताओ कैट 24 के लिए जो स्टूडेंट गए उसको कितने मार्क्स चाहिए होने चाहिए थे जब वो देने जा रहा था एग्जाम? तो उसके मन में क्या होना चाहिए था? मुझे 76 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन करना है कि 97? दोनों ही गलत है। देयर इज नो वे टू नो 24 वाले को कैसे पता होगा कि मेरा वाला जो आज कैट देने जा रहा हूँ ये 21 के ज़्यादा पास होगा, 23 के ज़्यादा पास होगा या कुछ और ही होगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, देयर इज नो पर्टिकुलर नंबर दैट यू शुड टारगेट। ये अपने आप में एक फैलेसी है कि मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि मुझे राउंड्स में चलना है, मुझे पहले ईजी वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मॉडरेट वाले क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन हो गए इस तरीके से हो गए। हो सकता है तो सर इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो इस तरीके से मेरे 7 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो क्या मैं 7 क्वेश्चन करूँ? हाँ, 7 करो। आप मुझे एक बात बताओ, ये किस सिचुएशन में होगा कि आप सिर्फ 7 क्वेश्चन कर पाए? मेरा मानना है या तो ये तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन एकदम ही बेकार है, एकदम ही कंडम है, आपने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी। बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, तो आप 7 क्वेश्चन अगर सिर्फ कर पा रहे हो, तो तभी होगा ना जब सेक्शन बहुत मुश्किल है। मतलब कैट 23 वाले का भी बाप आ गया। दूसरा, अंडरस्टैंड कि जब मुश्किल सेक्शन आया तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, वो सब लोगों के लिए मुश्किल है भाई। तो इट इज़ फेयर इन दैट वे। जहाँ पे बाकी लोग पैनिक करके नेगेटिव पे नेगेटिव मार्क ले रहे होंगे, कंपल्सिव अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप वहाँ पे शांति से उतना करके आ जाओगे जितना आपको एक्चुअल में आता है। सो अंडरस्टैंड देयर इज नो फिक्स्ड टारगेट कि इतने क्वेश्चन मेरे को करने हैं। अगर आप पूछो कि सर कैसे फिर डिसाइड करना है, तो बस जिस क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है? 70% कॉन्फिडेंस, 70% से ऊपर होना चाहिए। तो विचएवर क्वेश्चन ऑफ विच यू आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट यू हैव टू मार्क। 70% से ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार इसका आंसर डी है, मार्क कर दो। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे बट सर कुछ आइडियल नंबर तो होता होगा ना कि इतने क्वेश्चन पे 99? बिल्कुल होता है। मैंने तो खुद आपको बताया कि कैट 21, 23 में 99 परसेंटाइल पे कितना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि वो एग्जाम से पहले वो नंबर हमको नहीं पता लग सकता। जब कैट 25 हो जाएगा ना, उसके बाद मुझसे पूछना तो मैं बता दूंगा कि इतने क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल आ रही है इसमें। बट टिल द टाइम वो कैट हम दे नहीं लेते, तब तक वो नंबर पहले से नहीं पता लग सकता। दैट इज द पॉइंट। बट सर स्टिल आई नीड टू टारगेट अ नंबर। अपने मन में एक नंबर तो लेके जाऊंगा ना कि लेट्स से एक्स नंबर। चलो 1 मिनट के लिए मान लो मैं आपको नंबर दे देता हूँ 14। लेट्स से 14 इज दैट नंबर जो आपको वीआरसी में अटेम्प्ट करना है। एक बात मुझे ईमान से बताओ या दिल पे हाथ रख के बताओ, आपने वीआरसी में लेट्स से सॉल्व करना शुरू किया एक्चुअल कैट में और आपने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है? और जो 15th क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपको आता है। 15th क्वेश्चन आपने पढ़ा एंड यू आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर भी है। सच बताओ, मार्क करोगे कि नहीं करोगे? गारंटी देता हूँ कि आप मार्क करोगे। वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं, लोकेश सर ने बोला था कि 14 क्वेश्चन करने, नहीं। तो अगर 14 का टारगेट और आपको 14 से ज्यादा आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप 15, 16, 17 भी करोगे। बट अगर 14 का टारगेट लेके चल रहे हो और आपको पर 12 ही क्वेश्चन आते हैं, बट मैं तो 2 और करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट है 14। तो अंडरस्टैंड द फैलेसी ऑफ हैविंग सच अ नंबर इन माइंड। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड टारगेट। द ओनली टारगेट दैट अ सीरियस एस्पिरेंट शुड हैव इज कि जो आता है वो अटेम्प्ट करूंगा, जो नहीं आता वो छोड़ दूंगा। अब आप बोलोगे चलो सर यही बता दो कि कौन सा सेक्शन मुश्किल आने वाला है, ये तो आप बता ही सकते हो। देखो, कैट का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा वाला सेक्शन मुश्किल आएगा। कभी क्वांट ज्यादा मुश्किल आता है, कभी एलआरडीआई आता है, कभी वीआरसी आता है। 2024 में वीआरसी बहुत आसान था। इनफैक्ट आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड। अब आई वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज एक तो पहले ये जान लो कि आप जिस सेक्शन में अच्छे हो ना, यू शुड प्रे कि वो वाला सेक्शन मुश्किल आए। काफी लोगों को लगता है कि मेरा क्वांट अच्छा है, इजी आ जाएगा, सारे कर लूंगा। अरे अगर इजी आ जाएगा तो आप में और दूसरे वाले में फर्क ही खत्म हो जाएगा। सोचो, अगर आपकी क्वांट अच्छी, अगर रमन सर की क्वांट ऑब्वियसली मुझसे बहुत अच्छी है, इमेजिन करो अगर कैट के सेक्शन में ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन यूं आ जाए कि 3 into 3 इज इक्वल टू 3 into 3 क्वेश्चन मार्क। सोचो, इस क्वेश्चन में रमन सर और मुझ में कोई फर्क रह गया? ये क्वेश्चन मैं भी उतनी ही देर में कर सकता हूँ सही सॉल्व जितना रमन सर कर सकते हैं। मेरा और रमन सर का फर्क ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन में। मेरे और रमन सर के बीच में फर्क कब है? जब ऐसा कौन का क्वेश्चन है जो वो सॉल्व कर पाए और मैं ना कर पाऊँ, या ऐसा कौन का क्वेश्चन है जो वो जल्दी सॉल्व कर पाए और मुझे उसमें टाइम लगे तो मैं कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आप किसी सेक्शन में अच्छे हो, प्रे टू गॉड की ये मुश्किल है। मैं अगर कैट देने जा रहा हूँ ना, आई वुड प्रे कि ऐसा वीआरसी है कि धुएं निकल जाए लोगों के, क्योंकि मैं उस वाले सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन तो कर पाऊंगा, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैट इज अबाउट द डिफरेंस दैट यू आर एबल टू क्रिएट कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो एक तो ये, बट एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, कौन सा सेक्शन टफ आएगा ये ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर वीआरसी बहुत आसान था,
21 का आप देखो, 19 का देखो तो वीआरसी काफ़ी मुश्किल था, सेम विद क्वांट 23 गदर मुश्किल था। बट अगर आप 20 का देखो, 21 का देखो तो क्वांट वाज़ ऑन द ईज़ियर साइड। सो दैट कीप्स ऑन वेरिंग। अब आप बोलो बट सर इस साल कौन-सा वाला मुश्किल आएगा? आईएम कोज़ी कोड बना रहा है पेपर अब की बार। हाँ, तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है द बिगेस्ट प्रेडिक्शन फॉर गेट 25, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, मेरा लास्ट लैप हमारा वीएआरसी वीक शुरू हो चुका है। 4th, 6th एंड 8th नवंबर, दीज़ आर द 3 डेट्स। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ, बहुत सारी वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ। यूट्यूब पे सेशन होगा 9 बजे, मिस मत करिएगा। चलो लेट्स मूव। आई नो आपके मन में सवाल ये चल रहा है कि सर ये वाली जो आपकी स्ट्रैटेजी है जो आपने बताई वो वीआरसी में किस तरीके से अप्लाई होगी, तो आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो एक पूरी इस पे वीडियो बनाऊंगा कि यही जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी 2 बताई ये वीआरसी सेक्शन में किस तरीके से अप्लाई होती है। नो दैट कि जो भी स्ट्रैटेजीज आप ट्राई करते हो मेक श्योर यू ट्राई देम एटलीस्ट इन 3-4 मॉक्स, ताकि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में ना फंसो आप। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजी एक मॉक में अप्लाई करी, बहुत बढ़िया स्कोर आ गया, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी, अरे हो सकता है मॉक ही बहुत आसान हो। या उल्टा भी हो सकता है, बहुत मुश्किल मॉक था, आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, मार्क्स नहीं आए, आपको लग रहा है बेकार स्ट्रैटेजी है। तो मेक श्योर यू अप्लाई इन 3-4 मॉक्स। प्लस जो आप अलग-अलग स्ट्रैटेजीज देखते हो, सुनते हो, आप उनको ट्राई करो, आप उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है मॉक्स की, स्टूडेंट्स उसको अलग-अलग स्टूडेंट्स अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, तो यू कैन एब्सोल्यूटली डू दैट। फाइनली अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वी कीप ब्रिंगिंग न्यू वीडियोज़ दैट ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। एंड मेक श्योर कि आप वीआरसी वीक बिल्कुल भी मिस मत करें। दीज आर द 3 डेट्स, 4th, 6th एंड 8th नवंबर, जिसमें अलग-अलग मैराथन्स होंगी 9 पीएम यूट्यूब पे, और these marathons will be worth the time that you spend watching them. Let's start 'em.